हाय गाइस, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की क्लास में हम लोग देखेगा यूनिट 3 कैपिटल मार्केट। और ध्यान रहे, आज की क्लास में हम लोग जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेगा वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहां से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में किल कर देना है। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? और दूसरा बात, क्या नहीं करना है, तो तुमको मोटिवेशन का, मूड का वेट नहीं करना है कि जब मोटिवेशन आएगा, मूड करेगा तब पढ़ाई करेगा। नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है, बस खुद को इंप्रूव करना है और प्रिपरेशन में लगना है। और तीसरा, ये नहीं सोचना है कि बहुत लेट हो गया, आज से चालू करेगा तो क्या ही हो जाएगा। नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। तुम आज से अभी से भी लग जाता है ना तो बढ़िया रिजल्ट हो सकता है। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो ठीक है, फिर अच्छा क्लास चालू करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कैपिटल मार्केट? एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। तो ए कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म फंड्स आर रेज्ड बाय कंपनीज एंड गवर्नमेंट थ्रू issuance and trading of securities. Includes primary market means new issue market and secondary market means stock exchange. तो यहां बात हो रहा है कैपिटल मार्केट के बारे में कि कैपिटल मार्केट क्या है। तो ये ऐसा मार्केट है जहां पे हम लोग लॉन्ग टर्म फंड्स रेज कर सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म फंड मार्केट से उठा सकता है, अपने कंपनी के शेयर्स बेच सकता है और पब्लिक से पैसा उठा सकता है। और ये काम करता कौन है? कंपनीज, गवर्नमेंट। और कैसे करता है? अपना शेयर्स इशू करके और सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करके। और ये जो कैपिटल मार्केट है इसके अंदर दो तरीके का मार्केट होता है। पहला होता है प्राइमरी मार्केट, जिसको हम लोग न्यू इशू मार्केट भी बोलता है, और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले समझते हैं कि ये न्यू इशू मार्केट क्या है, मतलब प्राइमरी मार्केट क्या है। अब जैसे कि तुम देखा है रिलायंस जियो का एग्जांपल ले लेता है। इसका मालिक कौन है? अंबानी लोग है। और हम लोग मान के चलता है कि ये पूरा का पूरा कंपनी अंबानी लोग का है, मतलब 100% शेयर्स उनके पास है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। अब ये लोगों को चाहिए फंड, मतलब ये लोगों को पैसा चाहिए कि इस कंपनी को और एक्सपांड करना है, इस बिजनेस में और पैसा लगाना है और कैपिटल लगाना है। तो ये लोग क्या करेगा? मान लो यहां से 10% ये लोग बेचना चाहता है, इस टोटल कंपनी का 10% ये लोग बेचना चाहता है। और कितना में बेचना चाहता है? मान लेता है कि ये लोग 10 लाख रुपया में बेचना चाहता है। तो होता क्या है, जब भी कोई नया कंपनी पहला बार अपना शेयर्स पब्लिक में बेचता है तो उसको बोलता है हम लोग आईपीओ। क्या बोलता है? आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये कंपनी वाला बोलता है कि देखो, हम अपना कंपनी का 10% शेयर बेचना चाहता है और टोटल इसका वैल्यू 10 लाख है। तो ये रिलायंस जियो क्या कर रहा है? ये अपना कंपनी का शेयर्स बेचना चाहता है और किसको? पब्लिक को बेचना चाहता है। इसीलिए इसको हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलता है। इनिशियल मतलब पहला बार अपना ये शेयर्स पब्लिक में बेचना चाहता है। तो अब पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक करेगा अप्लाई। जैसे तुमको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो तुम क्या करता है? एप्लीकेशन भरता है। तो वैसे ही पब्लिक को भी यहां पे एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो पब्लिक अप्लाई कर दिया, जिसको भी खरीदना है वो अप्लाई कर दिया। उसके बाद कंपनी वाला क्या करेगा? अलॉट करेगा, जिसको भी शेयर्स वगैरह मिला है उसको अलॉट कर देगा, मतलब उसको दे देगा, उसके नाम पे चढ़ा देगा कि हाँ इतना शेयर्स इस आदमी का है, और उससे पैसा ले लेगा। तो इस प्रोसेस को बोलता है हम लोग न्यू इशू मार्केट, मतलब प्राइमरी मार्केट। अब लेट से इसमें कोई पब्लिक था जिसका नाम है राम, इसको एक शेयर मिला और एक शेयर का दाम है 100 रुपया। ये एक शेयर के लिए अप्लाई किया था, इसको मिल गया, ये 100 रुपया दे दिया और इसको एक शेयर मिल गया। अब ये शेयर का क्या करेगा? अब ये देखता है कि ये जो शेयर है 100 रुपया वाला, ये मान लो 200 रुपया हो गया। ठीक, कुछ दिन बाद में इसका वैल्यू बढ़ गया, ये 200 रुपया हो गया। अब ये राम चाहता है कि हम इस शेयर को बेच दे, समझ रहा है? ये इस शेयर को बेच के पैसा बनाना चाहता है। 100 में खरीदा था, 200 में बेचना चाहता है, मतलब 100 रुपया प्रॉफिट में बेचना चाहता है। तो अब ये इस शेयर को बेचना चाहता है, तो इसको कहां जाना पड़ेगा? इसको जाना पड़ेगा सेकेंडरी मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में। वहां ये शेयर अपना बेच देगा, या फिर ये चाहता है कि और हम शेयर बाय करें, इसके पास तो एक ही शेयर है, ये और शेयर बाय करना चाहता है, तब भी इसको कहां जाना पड़ेगा? तब भी इसको जाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट। मतलब ये क्या है स्टॉक एक्सचेंज? यहां पे होता है ट्रेडिंग, मतलब
जिन लोगों को भी यहाँ आईपीओ में शुरुआत में शेयर्स वगैरह मिला था, अगर उनको और शेयर खरीदना है या फिर जो उनको मिला था वो उनको बेचना है, तो वो काम यहां होता है स्टॉक एक्सचेंज में, जहां पे प्राइजेस ऊपर नीचे होते रहता है, मतलब कम ज्यादा होते रहता है। क्यों? डिमांड और सप्लाई के वजह से। किसके वजह से? डिमांड और सप्लाई के वजह से। और ये कैसे काम करता है? डिमांड सप्लाई क्या है? तो जैसे कि ये कंपनी है रिलायंस जियो, इसका जो प्रॉफिट है, सेल्स है, वो क्या हो रहा है? वो बढ़ते जा रहा है। समझ रहा है? जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे इसका प्रॉफिट, सेल्स बढ़ते जा रहा है। मतलब इस कंपनी में दम है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, लोग इसका प्रोडक्ट खरीद रहा है, यूज कर रहा है, सर्विस अच्छा है, तो क्या हो रहा है? सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो क्या होगा? लोग इसका और शेयर्स खरीदना चाहेगा, मतलब इसके शेयर्स में डिमांड आएगा, मतलब ज्यादातर लोग इसका शेयर्स खरीदना चाहता है, बेचना नहीं चाहता है, खरीदना ही चाहता है। तो क्या हो रहा है? डिमांड आ रहा है, तो इसका प्राइसेस क्या होगा? प्राइसेस बढ़ते जाएगा। 200 था, अब 250 हो गया, 300 हो गया। किस लिए? डिमांड के वजह से। क्यों? क्योंकि कोई बेचना नहीं चाहता है, सब खरीदना चाहता है, ज्यादातर लोग खरीदना ही चाहता है। तो जहां भी डिमांड होता है उसका प्राइसेस तुम देखिएगा कि बढ़ते जाता है। और इसका उल्टा, अगर ये कंपनी मान लो अच्छा नहीं कर रहा है, ना तो इसका सेल बढ़ रहा है ना इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा? इसका जो प्राइजेज है वो गिरते जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग इसका शेयर्स बेचना चाहेगा, क्योंकि कंपनी में दम नहीं दिख रहा है, इसका सेल्स गिरते जा रहा है, प्रॉफिट भी गिरते जा रहा है। तो क्या हो रहा है? डिमांड कम हो रहा है, लोग बेचना चाहता है, तो उस केस में इसका प्राइस गिरते जाएगा। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई काम करता है और उसके हिसाब से जो प्राइजेस है शेयर्स का वो ऊपर नीचे होते रहता है। अगर अच्छा डिमांड है, लोग खरीदना चाहता है, तो प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अगर लोग नहीं खरीदना चाह रहा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, सेल्स प्रॉफिट गिरते जा रहा है, तो इसका जो शेयर्स का प्राइस है वो तुम देखेगा कि गिरते जा रहा है। और ऐसा क्यों होता है? डिमांड और सप्लाई के वजह से। और दूसरा बात, ये जो कैपिटल मार्केट है, तो इसमें तुम देखा कि दो तरीके का मार्केट है, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। यहां पे जब कंपनी वाला पहला बार अपना शेयर्स बेचता है तो उसको हम लोग न्यू इशू मार्केट बोलता है। और एक बार कंपनी अपना शेयर्स बेच दिया तो किसके पास चला गया? पब्लिक के पास। अब पब्लिक जो है वो और खरीदना चाहता है या फिर उसके पास जो शेयर्स है वो बेचना चाहता है। तो ये जो लेन देन वाला काम है, ये जो ट्रेडिंग वाला काम है, वो होता है स्टॉक एक्सचेंज में, जिसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलता है। इस सेकेंडरी मार्केट से या फिर स्टॉक एक्सचेंज से तुम चाहे तो और शेयर खरीद सकता है या फिर चाहे तो जो तुम्हारे पास में है वो तुम बेच सकता है। और तुमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आजकल सारा काम ऑनलाइन होता है। मतलब तुमको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, जैसे कि फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है, ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशन है। उसी तरह तुमको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन से तुम बाय कर सकता है, सेल कर सकता है। तो इसी को हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलता है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। डील्स इन लॉन्ग टर्म फंड्स, प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, एक्सपांशन एंड ग्रोथ। Funds are generally raised for more than 1 year. तो कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करा जाता है। मतलब कंपनीज पैसा उठाता है पब्लिक से, वो जनरली लॉन्ग टर्म फंड के लिए उठाता है। मतलब कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो सकता है, अपना कंपनी का एक्सपांशन हो सकता है, ग्रोथ के लिए। और जो फंड रेज किया जाता है फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज बेस्ड मार्केट trades in shares, debentures, bonds and other long-term instruments, enables mobilization of savings into productive investment। तो कैपिटल मार्केट के अंदर कौन सा सिक्योरिटीज में ट्रेड होता है, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज बाय और सेल करा जाता है। तो कैपिटल मार्केट के अंदर हम लोग शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब चीजों में हम लोग ट्रेड कर सकता है और इसी को हम लोग सिक्योरिटीज बोलता है। Next, regulated market governed by SEBI and other authorities, ensures transparency, fairness and investor protection। तो कैपिटल मार्केट एक रेगुलेटेड मार्केट है और इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है सेबी, मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ही कैपिटल मार्केट का रूल्स, गाइडलाइंस फ्रेम करता है
और ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंश्योर करता है। नेक्स्ट, 2 सेगमेंट्स, प्राइमरी मार्केट NIM, न्यू इश्यू मार्केट, न्यू सिक्योरिटीज इशूड, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, existing securities traded, facilitates both raising funds and liquidity for investors। तो कैपिटल मार्केट के अंदर 2 तरीके का मार्केट हम लोग देखता है। तो पहला है प्राइमरी मार्केट, जहां पे न्यू सिक्योरिटीज इशू करा जाता है, और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज, मतलब पुराने सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, बाय और सेल किया जाता है। नेक्स्ट, functions of capital market, mobilization of savings, encourages individuals to invest in shares and debentures, provides funds for industrial and economic development। तो अब बात करता है functions किसका, कैपिटल मार्केट का। तो कैपिटल मार्केट इंडिविजुअल्स को, लोगों को, पब्लिक को एनकरेज करता है, किस लिए कि वो लोग शेयर्स में, डिवेंचर में इन्वेस्ट करें, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, हेल्प्स कंपनीज रेज कैपिटल फॉर एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोजेक्ट्स, सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कैपिटल मार्केट कंपनीज को हेल्प करता है, कैसे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने में, कैपिटल रेज करने में, पैसा रेज करने में, किस चीज के लिए, एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन, प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स स्टॉक ट्रेडिंग, ऑफर्स ए प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज, एंश्योर्स लिक्विडिटी फॉर इन्वेस्टर्स। तो कैपिटल मार्केट स्टॉक ट्रेडिंग को आसान करता है, इजी बनाता है, कैसे, बाय ऑफरिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, price determination, helps in determining fair price of securities based on demand and supply, offers efficient allocation of resources। तो कैपिटल मार्केट फेयर प्राइस निकालने में मदद करता है, किसका फेयर प्राइस, सिक्योरिटीज का, मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब क्या है, ये सब सिक्योरिटीज है, और इस कैपिटल मार्केट में हम लोग इस सिक्योरिटीज ही बाय और सेल करता है। कौन सा सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। तो इनका सही प्राइस क्या होना चाहिए, ये निकालने में कैपिटल मार्केट हम लोगों को हेल्प करता है। और ये निकलता कैसे है, ये निकलता है डिमांड और सप्लाई की वजह से। नेक्स्ट, प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैपिटल रेज्ड is invested in productive sectors, supports industrial growth, employment and infrastructure development। तो कैपिटल मार्केट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, और कैसे, तो कैपिटल मार्केट में जो भी फंड, पैसा, कैपिटल रेज करा जाता है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है प्रोडक्टिव सेक्टर्स में, जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज न्यू इश्यू मार्केट, मींस प्राइमरी मार्केट, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। तो a new issue market is a segment of the capital market where new securities are issued for the first time to the public, helps companies raise long-term capital directly from investors। तो प्राइमरी मार्केट या फिर न्यू इश्यू मार्केट दोनों एक ही चीज है, मतलब एक ही चीज का 2 नाम है यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो कैपिटल मार्केट के अंदर हम लोग देखा है कि 2 सेगमेंट होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो यहां बात हो रहा है प्राइमरी मार्केट के बारे में, मतलब न्यू इश्यू मार्केट के बारे में, जहां पे कंपनीज न्यू सिक्योरिटीज इशू करता है फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, मतलब जब कंपनीज डायरेक्टली शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स पब्लिक को बेचता है और फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको बोलता है हम लोग न्यू इश्यू मार्केट और प्राइमरी मार्केट। और ये प्राइमरी मार्केट कंपनीज को हेल्प करता है, कैसे, लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करने में, मतलब कैपिटल का, फंड का, पैसे का जुगाड़ बैठाने में, और किससे, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। तो जैसे कि जोमेटो एक कंपनी है, इसको और पैसे का जरूरत है, इसको फंड का जरूरत है,
तो इसका जो फाउंडर है, ओनर है, उसके पास टोटल 100% शेयर्स है इस कंपनी का। तो ये क्या करेगा, ये अपने 100% शेयर्स में से मान लो 10% बेचना चाहता है और पैसा उठाना चाहता है। तो लेट्स से ये 10 लाख रुपए का जुगाड़ बैठाना चाहता है। कैसे? अपने कंपनी का शेयर्स बेच के। तो अब क्या होगा, अब होगा आईपीओ। पब्लिक क्या करेगा, पब्लिक यहाँ पे अप्लाई करेगा। जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी खरीदना चाहता है, वो अप्लाई करेगा और उसके बाद कंपनी को जिसको भी अलॉट करना है अलॉट कर देगा शेयर, मतलब उसके नाम पे चढ़ा देगा कि हाँ ये शेयर इस आदमी का है, इस पब्लिक का है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कंपनी को पैसा चाहिए था, इस आदमी को शेयर खरीदना था, तो इसका पैसा इस कंपनी के पास चला गया और इसका शेयर इस इंसान के पास, इस पर्सन के पास चला गया। अब लेट से ये जो शेयर खरीदा है ये 100 रुपया का है, एक शेयर खरीदा है 100 रुपया का है। और इस आईपीओ में क्या हुआ, जिसको शेयर्स मिलना था उनको मिल गया, इस कंपनी को 10 लाख चाहिए था वो इसको मिल गया। अब ये कंपनी अपना बिजनेस में लग जाएगा, इसको पैसा मिल गया, ये अपना बिजनेस में लग जाएगा। लेकिन ये जो शेयर्स वगैरह पब्लिक खरीदा है, 10 लाख का शेयर्स पब्लिक लोग खरीदा है और पब्लिक कितना में खरीदा है, एक शेयर 100 रुपया में खरीदा था। तो ये जो 100 रुपया वाला रेट है, ये रेट चला जाएगा कहां, स्टॉक एक्सचेंज में। कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज में, सेकेंडरी मार्केट में। और वहां ये लिस्ट हो जाएगा कि इसका दाम आज का डेट में 100 रुपया है। इसके बाद चालू होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब यहां पे जो लोग खरीदा था उनके पास तो शेयर है, अब वो लोग चाहता है कि इसको हम बेचना चाहता है, समझ रहे, जिसको भी मिला था शेयर्स वो लोग बेचना चाहता है और जो दूसरा लोग है वो लोग खरीदना चाहता है। तो यहां पे चालू होता है ट्रेडिंग। कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज में, सेकेंडरी मार्केट में। जो ये कंपनी वाला डायरेक्टली लोगों को बेचा था उन्हीं शेयर्स में होता है ट्रेडिंग। जिसको चाहिए वो और खरीदेगा, जिसको बेचना है वो बेच के निकल जाएगा। और इसको बोलता है हम लोग सेकेंडरी मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज। तो आगे बात समझ में कि प्राइमरी मार्केट क्या है और दूसरा सेकेंडरी मार्केट क्या है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ एनआईएम, न्यू इश्यू मार्केट और प्राइमरी मार्केट दोनों सेम चीज है। तो रेजिंग कैपिटल फॉर कंपनीज, प्रोवाइड फंड्स फॉर एक्सपांशन, प्रोजेक्ट्स और मॉडर्नाइजेशन, एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू मीट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो एनआईएम और प्राइमरी मार्केट में कंपनीज कैपिटल रेज करता है, पब्लिक से पैसा उठाता है। किस चीज के लिए, एक्सपांशन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑफर्स इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन न्यू सिक्योरिटीज, promotes mobilization of savings into productive investments। तो प्राइमरी मार्केट और न्यू इश्यू मार्केट इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो लोग किसी न्यू सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर सके और लोगों के पास जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करे। कहां, किसी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यू प्राइस हेल्प्स इन fixing the price of new securities, ensures fair returns for both investors and issuing company। तो प्राइमरी मार्केट, न्यू इश्यू मार्केट, जो भी इश्यू प्राइस है, मतलब वो जो शेयर है पहला बार जो बिक रहा है वो कितना में बिकेगा, उसको डिटरमाइन करने में, उस प्राइस का हिसाब निकालने में मदद करता है और एंश्योर करता है कि फेयर रिटर्न मिले। किनको, दोनों को, इन्वेस्टर्स को और इशूइंग कंपनी को। नेक्स्ट, अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज आर ग्रांटेड बाय अंडरराइटर्स in case of under subscription, provides security and confidence to the issuing company। तो जब भी कंपनी अपना शेयर्स वगैरह इशू करवाता है प्राइमरी मार्केट में तो ये काम उनके लिए करके देता है अंडरराइटर्स, मतलब ये लोग मिडिलमैन होता है, ये लोग ही जिम्मेदारी लेता है कि तुम्हारे कंपनी का शेयर्स वगैरह हम बिकवा देगा। तो ये लोग गारंटी लेता है इन शेयर्स का, डिवेंचर्स का, बॉन्ड्स का, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब अगर कंपनी मान लो 100 शेयर बेचना चाहता है लेकिन पब्लिक सिर्फ 80 के लिए ही अप्लाई किया है, सारा शेयर बिका ही नहीं, तो इसको बोलता है हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये जो अंडरराइटर्स वगैरह होता है ये लोग बोलता है कि हम गारंटी लेता है अगर तुम्हारा सारा शेयर्स नहीं बिका तो हम बिकवाएगा। तो ये जो अंडरराइटर्स है ये लोग सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस देता है
टू द इशुइंग कंपनी को। नेक्स्ट, ensures regulation and compliance. Issues are made under SEBI rules and regulations, maintains transparency and investor protection. तो ये जो प्राइमरी मार्केट में जो भी काम होता है, जिस हिसाब से शेयर्स वगैरह इशू होता है, ये सब कुछ होता है सेबी के निगरानी में। मतलब रेगुलेशंस, कंप्लायंस, रूल्स, गाइडलाइंस, ये सब कुछ सेबी फ्रेम करता है। और ये सेबी क्या है? सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक इंस्टीट्यूशन है, अथॉरिटी है, जो कि कैपिटल मार्केट में पुलिस की तरह काम करता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेंटेन रहे। लोगों के साथ, पब्लिक के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई कंपनी फ्रॉड ना कर दे, इन सब चीजों का निगरानी सेबी करता है। मतलब सेबी कैपिटल मार्केट में पुलिस का काम करता है। नेक्स्ट, explain the methods of issuing securities in the new issue market और प्राइमरी मार्केट। तो यहां बात हो रहा है मेथड्स के बारे में, मतलब तरीके के बारे में कि किस तरीके से कंपनीज वगैरह अपना सिक्योरिटीज इशू कर सकता है, अपना शेयर्स, डिवेंचर्स पब्लिक को बेच सकता है। तो क्या बात हो रहा है यहां पे? यहां बात हो रहा है मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहला मेथड क्या है? पब्लिक इशू। द कंपनी इनवाइट्स द जनरल पब्लिक to buy shares or debentures through a prospectus. Most common method for raising large funds. तो न्यू इशू मार्केट में और प्राइमरी मार्केट में कंपनीज कौन कौन सा मेथड से अपना सिक्योरिटी इशू कर सकता है? तो उसमें पहला आता है पब्लिक इशू, जहां पे कंपनीज जनरल पब्लिक को इनवाइट करता है कि वो लोग उस कंपनी का शेयर्स, डिवेंचर्स बाय करे थ्रू प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट, offer for sale. Company sells securities to intermediaries like issue house, brokers at a fixed price. Intermediaries then resell to the public at a higher price. तो next method है offer for sale. अब यहां पे क्या होता है? यहां पे जो कंपनी है जिसको अपना शेयर बेचना है, वो डायरेक्टली पब्लिक को नहीं बेचता है। वो क्या करता है? किसी इंटरमीडियरीज को अपना शेयर्स बेच देता है। मतलब किसी एजेंट को, कोई एजेंसी को, किसी ब्रोकर को, कोई इशू हाउस को, उनको ये कंपनी अपना शेयर बेच देता है एक फिक्स प्राइस में। मान लो 100 रुपया में ये कंपनी वाला डायरेक्टली ये इंटरमीडियरीज को बेच दिया। मतलब ये मिडिल मैन है। अब ये जो मिडिल मैन है, जिसको हम लोग ब्रोकर बोलता है, मिडिलमैन बोलता है, ये जिम्मेदारी लेता है और ये रीसेल करता है पब्लिक को एट ए हायर प्राइस। मतलब ये कंपनी से कितना में खरीदा था? 100 रुपया में। अब मान लो ये 100 रुपया वाला शेयर जो कि ये कंपनी से खरीदा था, ये पब्लिक को बेच रहा है 150 रुपया में, तो 50 रुपया इसका प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से ये ऑफर फॉर सेल काम करता है। नेक्स्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट। सिक्योरिटीज आर सोल्ड डायरेक्टली to select investors like banks, financial institutions, wealthy individuals, saves cost and time compared to a public issue. तो next method है private placement, जहां पे कंपनीज अपना सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर्स डायरेक्टली कुछ सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को बेच देता है, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई वेल्थी इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट, राइट्स इशू। Existing shareholders are given the rights to purchase additional shares in proportion to their holdings. Ensures control remains with current owners. तो next method है right issue, जहां पे कंपनीज जो भी उनका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, मतलब जो पुराना शेयर होल्डर्स है, जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स है उस कंपनी का, उनको राइट्स देता है कि वो लोग और एडिशनल शेयर्स खरीद सके। नेक्स्ट, EIPOs, Electronic Initial Public Offerings. Companies issue securities online trading platforms approved by SEBI, provides transparency and wider reach. तो नेक्स्ट मेथड है EIPOs, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, जहां पे कंपनीज सिक्योरिटीज इशू करता है थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, जो कि अप्रूव्ड होता है बाय सेबी, जो कि ट्रांसपेरेंसी और वाइडर रीच प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, हु आर द इंटरमीडियरीज इन द NIM, मीन्स न्यू इशू मार्केट और प्राइमरी मार्केट? एक्सप्लेन। Intermediaries
are specialized institutions or agencies that help companies issues security to the public. तो यहां बात हो रहा है इंटरमीडिएरीज के बारे में, और ये कौन है? ये होता है मिडिलमैन, मतलब ब्रोकर, इंस्टीट्यूशन, एजेंसी जो कि कंपनीज को हेल्प करता है शेयर्स, डिवेंचर्स इशू करवाने में, मतलब कंपनी का शेयर्स, डिवेंचर्स सेल करवाने में। किसको? पब्लिक को। और इसके लिए पैसा लेता है, चार्ज करता है, अपना फीस लेता है। तो क्या समझा? इंटरमीडिएट कौन है? ये कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई एजेंसी हो सकता है, जिसको हम लोग मिडिलमैन, ब्रोकर भी बोलता है, जो कि कंपनीज को हेल्प करता है शेयर्स, डिवेंचर्स इशू करवाने में। तो सबसे पहला है मर्चेंट बैंकर्स, इसको हम लोग लीड मैनेजर्स भी बोलता है। मैनेज द एंटायर इशू प्रोसेस फ्रॉम ड्राफ्टिंग प्रोस्पेक्टस टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एंश्योर्स कंप्लायंस विथ सेबी गाइडलाइंस। तो न्यू इशू मार्केट और प्राइमरी मार्केट के अंदर बहुत तरीके का इंटरमीडिएट्स होता है। तो उसमें सबसे पहला आता है मर्चेंट बैंकर्स, जो कि एंटायर इशू प्रोसेस मैनेज करता है, प्रोस्पेक्टस का ड्राफ्टिंग से लेके अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स तक, और एंश्योर करता है कि जो भी कंप्लायंसेस है, रूल्स है, गाइडलाइंस है, उसको फॉलो किया जाए। नेक्स्ट, अंडर राइटर्स गारंटी द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। If the public does not buy all securities, underwriters purchase the remaining. तो इंटरमीडिएट्स के अंदर नेक्स्ट आता है अंडरराइटर्स। तो अगर कोई कंपनी अंडरराइटर्स को ये काम देता है कि तुम हमारा कंपनी का शेयर्स इश्यू करवाएगा, और इसके लिए फीस लेता है, पैसा लेता है, लेकिन साथ में ये गारंटी भी देता है कि तुम्हारे कंपनी का जो भी सिक्योरिटीज है, अगर पब्लिक नहीं खरीदता है, लास्ट में कुछ बच जाता है, मतलब पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, तो इस केस में अंडरराइटर्स बचा हुआ सिक्योरिटीज वो लोग खुद ही खरीद लेता है। नेक्स्ट, ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड द कंपनी, हेल्प इन सेलिंग सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। तो इसमें नेक्स्ट है ब्रोकर और सब ब्रोकर्स, जो कि एक लिंक की तरह काम करता है। किनके बीच? इन्वेस्टर्स और कंपनी के बीच। इन्वेस्टर्स कौन? जिसको पैसा इन्वेस्ट करना है, जिसको शेयर खरीदना है, और कौन सा कंपनी? जिस कंपनी को अपना शेयर्स बेचना है, मार्केट से पैसा उठाना है। तो इसीलिए ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स को हम लोग मिडिलमैन बोलता है, जो कि हेल्प करता है सिक्योरिटीज को सेल करने में। किसको? पब्लिक को। नेक्स्ट, रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैंडल द रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसफर ऑफ ownership, provide post-issue services to investors. Next, bankers to the issue, accept applications and collect money from investors on behalf of the company, ensure smooth fund transfer. Next, advertising agencies promote the new issue to attract investors, create awareness about the company and its securities. Next, what are the advantages and disadvantages of the NIM, मतलब न्यू इशू मार्केट और प्राइमरी मार्केट। तो यहां बात हो रहा है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। किसका? प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू मार्केट। तो सबसे पहले देखता है एडवांटेजेस। तो रेजिंग फ्रेश कैपिटल हेल्प्स कंपनीज रेज फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, यूजफुल फॉर एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो न्यू इशू मार्केट फ्रेश कैपिटल इशू करने में हेल्प करता है डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, जिससे कंपनीज एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन कर सके। नेक्स्ट, वाइड इन्वेस्टर बेस अट्रैक्ट्स बोथ स्मॉल एंड लार्ज इन्वेस्टर्स, प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। तो न्यू इशू मार्केट एक वाइड इन्वेस्टर बेस बनाने में हेल्प करता है, जहां पे स्मॉल और लार्ज इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट, बेटर रेगुलेशन इश्यूज आर रेगुलेटेड बाय सेबी, ensuring transparency, protects investors from frauds and malpractices. तो प्राइमरी मार्केट और न्यू इशू मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। और सेबी कौन है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कैपिटल मार्केट में एक पुलिस की तरह काम करता है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है,
फ्रॉम फ्रॉड एंड मेल प्रैक्टिसेस, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी एंश्योर करता है। नेक्स्ट, promotes industrial growth, provides long-term funds to industries, helps in economic development। तो न्यू इशू मार्केट लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करवाता है और किसको? इंडस्ट्रीज को, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प होता है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यू इशू मार्केट। तो अब देखता है कि डिसएडवांटेजेस क्या है, किसका? प्राइमरी मार्केट का, न्यू इशू मार्केट का। तो सबसे पहले आता है हाई कॉस्ट ऑफ इशू, इन्वॉल्व्स हेवी एक्सपेंडिचर ऑन प्रोस्पेक्टस, एडवर्टाइजिंग एंड इंटरमीडियरीज, एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल कंपनीज। तो जब भी कोई कंपनी अपना शेयर इशू करवाता है, सिक्योरिटीज इशू करवाता है, तो उसमें हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, हैवी एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है। कैसे? कंपनीज को प्रोस्पेक्टस, एडवर्टाइजिंग, इंटरमीडियरीज, इन सब चीजों पे खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इशू प्रोसीड्यूर इन्वॉल्व्स मेनी लीगल एंड रेगुलेटरी स्टेप्स, फंड रेजिंग फॉर अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स। तो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी इशू करना, शेयर्स, डिवेंचर्स इशू करवाना, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मतलब इसमें एक लंबा प्रोसेस लगता है जिसमें बहुत सारा लीगल और रेगुलेटरी स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, मार्केट रिस्क। सक्सेस ऑफ इशू डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशंस। पुअर इन्वेस्टर रिस्पॉन्स कैन कॉज अंडर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन इंटरमीडियरीज। कंपनीज rely on merchant bankers, underwriters, brokers, etc. Increases cost and complexity of fund raising. Next, what is stock exchange? Means secondary market. Explain its features and functions. A stock exchange is a market where existing securities like shares, debentures, bonds are bought and sold. Provides liquidity to investors and enables companies to maintain investor confidence. तो यहां बात हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, मतलब सेकेंडरी मार्केट के बारे में। और ये क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट है जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इनको ट्रेड किया जाता है, मतलब बाय और सेल किया जाता है। अब जैसे कंपनी सबसे पहले कहां पैसा उठाया? प्राइमरी मार्केट में अपना शेयर्स बेच दिया और पैसा उठा लिया। कौन? कंपनी वाला। तो ये शेयर्स किसके पास गया? पब्लिक के पास गया, अलग अलग पब्लिक के पास गया। तो एक बार कंपनी अपना शेयर्स इशू कर दिया मार्केट में और वो शेयर्स पब्लिक के पास चला गया, तो उसके बाद चालू होता है ट्रेडिंग। मतलब ये जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है जो पब्लिक के हाथ में है, ये लोग इस शेयर्स को चाहे तो बेच सकता है, चाहे तो और खरीद सकता है। और ये काम होता कहां है? ये काम होता है सेकेंडरी मार्केट में, जिसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज भी बोलता है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट ऑपरेट्स अंडर फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंश्योर्स ऑर्डरली ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है, मतलब बाय और सेल होते रहता है, और ये ऑपरेशंस रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार होता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी मार्केट ट्रेड्स इन ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू सेल शेयर्स आफ्टर परचेज। नेक्स्ट, regulated by SEBI, functions under Securities and Exchange Board of India, ensures transparency, fairness and protection of investors. Next, liquidity. Investors can buy and sell securities easily, encourages investment by reducing risk of capital lock-in. Next, price determination. Prices of securities are determined by demand and supply, helps in efficient allocation of resources. Next, functions of stock exchange. तो यहां बात हो रहा है फंक्शंस के बारे में, किसके? स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। मतलब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये करता क्या है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, allows investors to convert securities into cash anytime, ensures क्विक एग्जिट फॉर इन्वेस्टर्स। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब तुम्हारे पास जो शेयर्स है, डिवेंचर्स है,
कोई भी सिक्योरिटीज है उसको तुम आसानी से कभी भी बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट, facilitating capital formation encourages more people to invest in shares and debentures, supports industrial growth and economic development। तो स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल फॉर्मेशन को आसान बनाता है। कैसे? ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज करता है कि वो लोग शेयर्स में, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करें, जिससे कंपनीज लॉन्ग टर्म फंड रेज कर सके और ये फंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज डिटरमाइंस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, हेल्प्स कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। नेक्स्ट, सेफ ट्रेडिंग प्रोवाइड्स ए regulated platform for transactions, reduces fraud and malpractices. Next, spreading risks. Investors can diversify their portfolio, reduces risks of losses in volatile markets. Next, explain the objectives and formalities of listing of securities. Listing of securities means registering a company's shares or debentures with a stock exchange to make them tradable, provides recognition, credibility and liquidity to securities। तो यहां बात हो रहा है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब ये क्या है? तो लेट्स से कोई कंपनी है, तो हम लोग यहाँ पे जोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसको फंड चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये क्या करेगा? ये अपना शेयर इशू करेगा। कहां इशू करेगा? प्राइमरी मार्केट में, जहां पे ये पहला बार अपना शेयर्स इशू करेगा, पब्लिक को बेचेगा और पैसा उठाएगा। तो इस पूरे कंपनी में से ये 10% अपना शेयर्स बेचना चाहता है, और ये 10% कितना में बेचना चाहता है? तो लेट से ये 1 लाख में बेचना चाहता है, और ये 1 लाख में कितना शेयर्स बन रहा है? तो लेट से ये क्या किया? 1000 शेयर बना दिया। मतलब इस 1 लाख को 1000 से डिवाइड करने से कितना आएगा? 100 रुपया ना। तो एक शेयर का दाम यहाँ पे 100 रुपया दिख रहा है हमको। तो सबसे पहले कहां इशू होता है? प्राइमरी मार्केट में। तो पब्लिक को ये बोलेगा कि देखो ये मेरा कंपनी है जोमेटो और इसका एक शेयर का दाम 100 रुपया है। तो पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक अप्लाई करेगा। जो भी इंटरेस्टेड है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, अपना पैसा लगाने के लिए इस कंपनी में, वो अप्लाई करेगा। उसके बाद अब जिसको भी शेयर्स मिलना है उसको मिल जाएगा, और कंपनी के हाथ में 1 लाख रुपया आ जाएगा और पब्लिक के हाथ में आ जाएगा शेयर्स। अब हम क्या किया था? हम भी एक शेयर खरीद लिया था, समझ रहे? हम भी एक शेयर खरीद लिया था 100 रुपया दे के। अब ये जो प्राइस है ये क्या होगा? ये स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट हो जाएगा। क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज मतलब, अब जैसे अपने इंडिया के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये प्राइस स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट हो जाएगा कि जोमेटो का एक शेयर आज का डेट में 100 रुपया है। कितना? 100 रुपया है। अब जो भी इंटरेस्टेड है वो यहां से खरीद सकता है, और जिनको मिला था वो लोग अगर चाहे तो यहां पर जाके बेच सकता है। और दूसरा बात, यहां पे तो लिस्ट हुआ था 100 रुपया में, जिस दिन इशू हुआ था 100 रुपया में लिस्ट हो गया था, लेकिन ये हमेशा 100 रुपया नहीं रहेगा, ये चेंज होते रहता है। क्यों? डिमांड और सप्लाई के वजह से। अगर ये कंपनी अच्छा कर रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो क्या होगा? इसके शेयर्स में डिमांड आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका शेयर्स खरीदना चाहेगा, तो उस केस में क्या होगा? इसका प्राइस बढ़ते जाएगा। क्यों? डिमांड के वजह से, क्योंकि बेचने वाला कम है, खरीदने वाला ज्यादा है। इस केस में क्या होता है? प्राइस बढ़ जाता है। और ये प्राइस बढ़ता कैसे है? अब देखो, जैसे कि प्राइस है यहाँ पे 100 रुपया, लेकिन और पब्लिक को खरीदना है, लेकिन कोई बेच नहीं रहा है 100 रुपया में, तो हम क्या बोलेगा? ठीक है, हम 110 में खरीद लेता है, फिर भी कोई नहीं बेच रहा है, तो हम क्या बोलेगा? कि हम 130 में खरीद लेता है, 140 में खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि डिमांड है, हमको खरीदना है। अब जिसके पास शेयर है वो बोलता है कि ठीक है हम 150 में बेच देगा, तो हम 150 में खरीद लिया, तो इसका भाव 150 हो गया, मतलब इसका प्राइस 150 हो गया। अब फिर से हम 150 में और खरीदना चाहता है, लेकिन अब कोई 150 में नहीं बेच रहा है, अब वो लोग 200 रुपया मांग रहा है, तो हम 200 रुपया दे दिया। तो क्या हो रहा है? इससे डिमांड के वजह से प्राइस बढ़ते जा रहा है। अब इसका उल्टा, अगर लेट से कंपनी अच्छा नहीं कर रहा है, इसका सेल्स गिरते जा रहा है, प्रॉफिट गिरते जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? इसका जो प्राइस है वो गिरते जाएगा। लिस्ट कितना में हुआ था? 100 रुपया में।
लेकिन अब पब्लिक देख रहा है कि कंपनी में दम नहीं है, तो पब्लिक क्या करेगा, बेचना चाहेगा, और पब्लिक खरीदना नहीं चाहता है, तो इस केस में क्या होगा, इसका प्राइस गिरते जाएगा। अब ये कोई राम है, इसके पास शेयर है, ये 100 में बेचना चाहता है, लेकिन 100 में कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो ये बोला कि ठीक है हम 90 में बेच दे रहा है, तो कोई 90 में खरीद लिया। अब कोई श्याम है, वो 90 में बेचना चाहता है, लेकिन 90 में कोई खरीदने वाला आदमी नहीं है, तो श्याम बोला कि ठीक है हम 80 में बेच दे रहा है, तो जिसको खरीदना है वो 80 में खरीद सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, बेचने वाला आदमी ज्यादा है, खरीदने वाला आदमी कम है, तो इस केस में क्या होता है, प्राइस गिरते जाता है। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई काम करता है। और ये जो 100 रुपया यहां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ था, इसी को बोलता है हम लोग लिस्टिंग, और यहां से चालू होता है ट्रेडिंग। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिस्टिंग। तो यहां बात हो रहा है लिस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। मतलब कंपनीज अपना सिक्योरिटीज, शेयर्स क्यों लिस्टिंग करवाता है स्टॉक एक्सचेंज पे। तो एनहेंसेस मार्केटेबिलिटी, मेक सिक्योरिटीज easily tradable on the exchange, attracts more investors. Next, protects investors, ensures company follows SEBI regulation, reduces risks of fraud and irregularities. Corporate reputation, enhances company's image and credibility, builds trust among investors and institutions. Next, formalities of listing. तो यहां बात हो रहा है फॉर्मेलिटीज के बारे में। मतलब जब कंपनी अपना सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करवाता है, तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी सबमिट्स डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रोस्पेक्टस, एक्सचेंज वेरीफाइज कंप्लायंस विथ रूल्स। नेक्स्ट, अप्रूवल प्रोसेस, एक्सचेंज ग्रांट्स परमिशन आफ्टर scrutiny, ensures all legal and financial criteria are met. Next, conditions for listing. तो यहां बात हो रहा है कंडीशंस के बारे में। मतलब कौन कौन सा कंडीशन पूरा होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, तभी जाके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग होता है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंपनी मस्ट हैव स्पेसिफाइड मिनिमम पेड अप कैपिटल, ensures financial stability of the company. Next, SEBI compliance with Securities and Exchange Board of India regulations, ensures transparency and investor protection. Next, financial track record. Company should have good financial history and profit record, helps investor confidence and credibility. Next, who is a stockbroker? Explain qualification, registration, functions, and kinds of brokers. So, a stockbroker is an individual or firm registered with a stock exchange who buys and sells securities on behalf of clients, acts as an intermediary between investors and the stock exchange. तो यहां बात हो रहा है स्टॉक ब्रोकर के बारे में। तो ये स्टॉक ब्रोकर कौन है? ये कोई इंडिविजुअल या फिर फर्म हो सकता है जो कि रजिस्टर्ड होता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और ये करता क्या है, ये सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स बाय और सेल करता है। किसके लिए? अपने क्लाइंट्स के बिहाफ में। मतलब मिडिल मैन, दलाल, किनके बीच? इन्वेस्टर्स और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में। मतलब ये इन्वेस्टर्स को स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करता है। तो होता क्या है, अगर लेट्स से हमको स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदना है, डिवेंचर खरीदना है, कोई भी सिक्योरिटी खरीदना है, तो वो हम डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में नहीं खरीद सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पहले किसी स्टॉक ब्रोकर में अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये स्टॉक ब्रोकर हमको एक प्लेटफॉर्म देगा, मतलब एक एप्लीकेशन देगा। और एप्लीकेशन मतलब जैसे तुम फेसबुक, इंस्टाग्राम देखता है, ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशन है। वैसे ही ये जो स्टॉक ब्रोकर है इसका एप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले हमको इस स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना एक अकाउंट खोलना पड़ता है। फिर ये स्टॉक ब्रोकर हमको एक एप्लीकेशन देगा। उस एप्लीकेशन से हम सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर्स खरीद सकता है, बेच सकता है। कहां से? स्टॉक एक्सचेंज से।
तो ये स्टॉक ब्रोकर क्या हुआ? ये हुआ मिडिलमैन, दलाल, ब्रोकर, जो कि हमको स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करता है, अपना एप्लीकेशन देता है जिससे हम कोई भी सिक्योरिटीज, शेयर, स्टॉक खरीद सके। कहां से? स्टॉक एक्सचेंज से। और इसके बदले ये हमको चार्ज करता है, फीस लेता है, पैसा लेता है, मतलब ये इसका काम है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन। किसका क्वालिफिकेशन? स्टॉक ब्रोकर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मस्ट हैव बेसिक एजुकेशन और एज प्रिस्क्राइब बाय SEBI or exchange, ensures understanding of financial markets. Next, financial requirements, must maintain minimum net worth or deposit with the exchange, ensures ability to meet obligations. Next, registration. किसका रजिस्ट्रेशन? स्टॉक ब्रोकर का। मतलब अगर स्टॉक ब्रोकर बनना है तो कहां रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? Apply to stock exchange. Submit application with credentials and financial details. Exchange verifies eligibility. Next, approval by SEBI or exchange. Broker is registered only after approval. Ensures compliance with rules and regulations. Next, functions of stockbroker: buying and selling securities, executes orders of investors on the exchange, provides efficient market access. Next, advisory services, advises clients on investments, prices, and market trends, helps in making informed decisions. Next, portfolio management, assists in managing clients' securities, ensures risk diversification and profit optimization. नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ ब्रोकर्स। तो यहां बात हो रहा है ब्रोकर्स के काइंड्स के बारे में, मतलब कितना अलग अलग तरीके का ब्रोकर्स होता है। तो सबसे पहला है फुल टाइम और रिटेल ब्रोकर्स, हैंडल्स ऑर्डर्स फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स रेगुलरली, प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। नेक्स्ट, डिस्काउंट ब्रोकर्स, ऑफर्स लिमिटेड सर्विसेज एट लोअर कमीशन, ideal for self-directed investors. Next, institutional brokers, deals with large financial institutions and corporate clients, manages bulk transactions efficiently. Next, who is a sub-broker? Explain their role in stock trading. A sub-broker is an individual or firm appointed by a stock broker to act on their behalf, facilitates buying and selling of securities for investors without being directly registered with the stock exchange. तो यहां बात हो रहा है सब ब्रोकर के बारे में। मतलब अब ये सब ब्रोकर कौन है? ये कोई इंडिविजुअल या फिर कोई फर्म हो सकता है। और इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है स्टॉक ब्रोकर। मतलब ये स्टॉक ब्रोकर के नीचे काम करता है। और ये करता क्या है? ये इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब जिनको शेयर्स खरीदना है, बेचना है, उनके लिए ये बाइंग और सेलिंग करता है। नेक्स्ट, रोल और फंक्शंस, असिस्टिंग इन्वेस्टर्स, गाइड्स इन्वेस्टर्स in investing shares, debentures and other securities, helps in filling application forms and placing orders. Next, extending brokers reach, acts as a link between the stockbroker and investors, especially in remote areas, expands brokerage business and market access. Next, market information, provides updates on market trends and prices to clients, helps investors make informed decisions. Next, compliance support, ensures clients follow necessary documentation and regulations, maintains transparency and investor protection. Next, explain the methods of trading in a stock exchange. तो यहां बात हो रहा है मेथड्स के बारे में। किसके मेथड्स के बारे में? ट्रेडिंग के मेथड्स के बारे में, कि स्टॉक एक्सचेंज में कौन सा अलग अलग मेथड है जिससे हम लोग ट्रेडिंग कर सकता है। मतलब सिक्योरिटीज में, शेयर्स, डिवेंचर्स में बाय और सेल कर सकता है। तो सबसे पहला है
open outcry or floor trading. Traders shout and signal orders physically on the exchange floor. Price determined by demand and supply. Next, screen-based or electronic trading. Orders placed and executed electronically via computers. Provides faster execution, transparency, and wider access. Next, over the counter means OTC trading. Trading done directly between two parties without exchange. Common for bonds and derivatives. Next, steps in trading and settlement procedure. तो यहां बात हो रहा है स्टेप्स के बारे में. किसके स्टेप्स के? ट्रेडिंग और सेटलमेंट के बारे में. मतलब किस हिसाब से ट्रेडिंग होता है और कैसे सेटलमेंट होता है. सेटलमेंट मतलब पैसे का लेन देन. अब ये राम है, इसको शेयर खरीदना है. क्या करना है इसको शेयर खरीदना है. लेट्स से इसको एक शेयर रिलायंस का खरीदना है और उसका प्राइस आज का डेट में 1000 रुपया है, मतलब 1000 है. तो इसको तो एक शेयर चाहिए. तो ये क्या करेगा? तो सबसे पहले आता है प्लेसिंग ऑर्डर्स. इन्वेस्टर सबमिट बाय और सेल ऑर्डर थ्रू ब्रोकर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ऑर्डर इंक्लूड्स सिक्योरिटी नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस. तो जैसे हम लोग देखा यहां पे ये राम है, इसको एक शेयर खरीदना है रिलायंस का. अब इस रिलायंस को ही हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी बोलता है कि कौन सा सिक्योरिटी में ये काम कर रहा है. तो ये शेयर्स में काम कर रहा है. और कौन सा शेयर्स? रिलायंस. तो ये क्या हो गया? ये हो गया सिक्योरिटी नेम. और इसको कितना शेयर खरीदना है, कितना सिक्योरिटी खरीदना है, मतलब क्वांटिटी. तो इसको तो एक खरीदना है, तो क्वांटिटी हो गया एक. और फिलहाल अभी प्राइस कितना चल रहा है? 1000. तो इसको 1000 रुपए देना पड़ेगा. तो होता क्या है? सबसे पहले इस राम को जाना पड़ेगा किसी स्टॉक ब्रोकर के पास. ये राम अपना अकाउंट खोलेगा इसके पास, इस स्टॉक ब्रोकर के पास. तो अब ये स्टॉक ब्रोकर कौन सा होता है? तो तुम एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा टीवी के ऊपर, फोन के ऊपर, एंजल ब्रोकिंग बोल के, ग्रो, जेरोधा, अपस्टॉक्स, ये सब क्या है? ये सब ब्रोकर है. तो सबसे पहले राम को इनके पास अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा. जैसे तुम बैंक में अपना अकाउंट खोलता है, अपना सारा डिटेल देता है, पैन कार्ड, आधार, फिर वो लोग क्या करता है? तुम्हारा एक अकाउंट बना देता है जहां पे तुम अपना पैसा डिपॉजिट कर सकता है, जमा कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है. अब ये बैंक कोई भी हो सकता है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक. तो कोई भी बैंक हो सकता है जिसमें तुम अपना अकाउंट खोल सकता है. तो सेम वैसे ही इस राम को ये जो ब्रोकर वगैरह है इनके पास अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा. फिर ये लोग क्या करेगा? ये लोग तुमको अपना प्लेटफॉर्म देगा, मतलब अपना एप्लीकेशन तुमको देगा. इस एप्लीकेशन के थ्रू तुम शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, मतलब कोई भी सिक्योरिटीज खरीद सकता है. और इस एप्लीकेशन को ही यूज करके तुम ट्रेडिंग कर सकता है, मतलब बाय और सेल कर सकता है. कोई भी सिक्योरिटीज, जितना भी तुमको क्वांटिटी चाहिए और जो भी अभी प्राइस चल रहा होगा उसके हिसाब से तुमको ट्रेडिंग करना होता है. तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करना है. तुमको जो एप्लीकेशन मिला है उस एप्लीकेशन को यूज करके तुमको ऑर्डर प्लेस करना है कि हमको रिलायंस का एक शेयर 1000 रुपया में चाहिए. ये ऑर्डर तुमको प्लेस करना पड़ेगा. ठीक, उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन और मैचिंग ऑर्डर्स. एक्सचेंज मैचेस बाय एंड सेल ऑर्डर्स इलेक्ट्रॉनिकली और मैनुअली. एंश्योर्स ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी. तो जैसे ही तुम प्लेस ऑर्डर करेगा तो तुम क्या किया है? तुम तो बाय का ऑर्डर किया है. तो तुम अगर बाय करेगा तो किसी को सेल तो करना पड़ेगा. तो इधर कोई आदमी है जिसका नाम है श्याम और ये भी तैयार है एक शेयर सेल करने के लिए. क्या करने के लिए? बेचने के लिए. कितना में? 1000 रुपया में. ये भी तैयार है और ये सारा काम अभी ऑनलाइन हो रहा है. तुम एप्लीकेशन यूज किया और बाय का ऑर्डर मारा. ये आदमी एप्लीकेशन यूज किया और सेल का ऑर्डर मारा. तुम 1000 में खरीदना चाहता है, ये 1000 में बेचना चाहता है. तो क्या हो गया? ऑर्डर मैच हो गया. नेक्स्ट, क्लियरिंग कंफर्म्स ट्रेड डिटेल्स between buyers and sellers. Prepare for fund and security transfer. तो जैसे ही ऑर्डर मैच हो जाता है तो उसके बाद होता है क्लियरेंस. मतलब ये तो आदमी बाय किया है तो इसके पास एक शेयर आ जाना चाहिए इसके अकाउंट में, इसके एप्लीकेशन में. और उस अकाउंट को हम लोग बोलता है डीमैट अकाउंट. जैसे बैंक अकाउंट होता है
वैसे ही जो हम लोग ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलता है उसको बोलता है हम लोग डीमैट अकाउंट, जहां पे हम लोग जो शेयर खरीदता है वो वहां पे शो होता है। मतलब जैसे तुम बैंक में 1000 जमा कर दिया तो क्या होता है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1000 रुपए दिखेगा कि तुम्हारे खाते में 1000 रुपए जमा है। वैसे ही जब तुम शेयर खरीदेगा तो तुम्हारे इस अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में, इस एप्लीकेशन के अंदर दिखेगा कि तुम एक शेयर खरीद रखा है। किसका? रिलायंस का। तो ये जो राम है इसको एक शेयर मिल जाएगा और वो उसके डीमैट अकाउंट में दिखेगा। और ये जो श्याम है जो अपना शेयर बेचा है, इसको क्या मिलना चाहिए? इसको 1000 रुपया मिलना चाहिए क्योंकि अपना शेयर बेचा है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है क्लियरेंस। मतलब जिसको जो मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए। इसके खाते में एक शेयर आ जाना चाहिए और इसके पास 1000 रुपया पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट होता है सेटलमेंट, मतलब ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बायर एंड फंड्स टू सेलर, यूजुअली डन इन T+2, मतलब ट्रेड डे प्लस 2 डेज सिस्टम। तो ये क्या है? ये है सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब जहां पे ये जो राम बाय किया है इसके हाथ में, इसके अकाउंट में एक शेयर आ जाना चाहिए और ये जो श्याम है जो सेल किया है इसके खाते में 1000 रुपया आ जाना चाहिए। तो इसको बोलता है हम लोग सेटलमेंट। और ये सेटलमेंट में कितना टाइम लगता है? इसमें लगता है T+2 डेज। मतलब अगर तुम मंडे को ट्रेड किया, मंडे को खरीदा है तो मंडे गया प्लस 2 दिन और, मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो ये 3 दिन लग जाता है सेटलमेंट होने में। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग। तो यहां बात हो रहा है बेनिफिट्स के बारे में। किसके? ऑनलाइन ट्रेडिंग के। तो सबसे पहले है कॉन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी। ट्रेड एनी टाइम anywhere via internet and mobile platforms. Eliminates need to visit exchange physically. Transparency and speed. Real-time updates on market prices and orders. Reduces errors and time delays. Next, stock indices. तो यहां बात हो रहा है स्टॉक इंडाइसिस के बारे में। इसको हम लोग इंडेक्स भी बोलता है। तो ए स्टॉक इंडेक्स measures performance of a group of selected stocks, indicates market trends and overall economy health. Need for indices or index helps investors track market performance, assist fund managers in portfolio management. तो ये stock indices और index क्या होता है? तो ये एक ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड स्टॉक्स होता है जो कि मेजर करता है परफॉर्मेंस। किसका परफॉर्मेंस? मार्केट ट्रेंड्स और ओवरऑल इकोनॉमी हेल्थ। अब जैसे हम तुमको बोलेगा कि बताओ वावेल कौन कौन सा है, तो तुम क्या बोलेगा? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वावेल्स है। इंग्लिश अल्फाबेट का 5 वावेल है। वैसे ही हम लोग सेलेक्टेड स्टॉक्स का एक ग्रुप बनाता है। और किस लिए बनाता है? जिससे परफॉर्मेंस मेजर करा जा सके, मार्केट का ट्रेंड जाना जा सके। ट्रेंड मतलब कि मार्केट अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो अगर प्राइजेस ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये अप ट्रेंड है। क्या है? ये अप ट्रेंड है। लेकिन अगर प्राइजेस गिर रहा है तो इसको हम लोग बोलता है ये डाउन ट्रेंड है। और ये कैसे मालूम चलता है? ये मालूम चलता है स्टॉक इंडाइसिस से, इंडेक्स से, जहां पे हम लोग सेलेक्टेड स्टॉक्स को एक ग्रुप में बांध देता है और वहां से हम लोग परफॉर्मेंस को मेजर करता है, जिससे हम लोगों को मार्केट का ट्रेंड मालूम चलता है और ओवरऑल इकोनॉमी का हेल्थ कैसा है। नेक्स्ट, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये क्या है? तो सबसे पहले देखता है बीएसई, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, एस्टेब्लिश्ड इन 1875, मुंबई। कहां पे है ये? मुंबई में है। और यहां पे होता क्या है? ट्रेड्स शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, एंश्योर्स लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इंडेक्स सेंसेक्स ट्रैक्स 30 मेजर कंपनीज। तो ये बीएसई क्या है? ये है स्टॉक एक्सचेंज जहां पे ट्रेडिंग होता है, जहां से हम लोग स्टॉक्स खरीद सकता है, बेच सकता है, मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, इन सब में हम लोग ट्रेड कर सकता है। और ये कहां पे है? ये इंडिया के अंदर मुंबई में है। और ये कब स्टेब्लिश हुआ था?
1875 में और ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और बीएसई के अंदर एक इंडेक्स है जिसको बोलता है हम लोग सेंसेक्स। क्या बोलता है? सेंसेक्स। और इस इंडेक्स के अंदर जिसका नाम सेंसेक्स है, इस इंडेक्स के अंदर टोटल कितना 30 स्टॉक्स रहता है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। इसके अंदर टोटल 30 स्टॉक्स आ जाता है जिससे हम लोग मार्केट का ट्रेंड पता करता है और परफॉर्मेंस को मेजर करता है। अगर ये इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब प्राइसेस पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ मार्केट पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर प्राइसेस गिरते जा रहा है तो हम लोग बोलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, नेगेटिव हो रखा है। नेक्स्ट है एनएसई, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, established in 1992, fully electronic trading platform, trades shares, derivatives, ETFs, ensures efficient price discovery. Index Nifty 50 tracks 50 major companies. तो जैसे BSE एक स्टॉक एक्सचेंज है, सेम वैसे ही NSE भी स्टॉक एक्सचेंज है और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1992 में। यहाँ पे होता क्या है, यहां से हम लोग ट्रेड कर सकता है। क्या चीज? शेयर्स, डेरिवेटिव्स, ETFs। और इसके अंदर जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं हम लोग निफ्टी 50 और इसके अंदर कितने ग्रुप का स्टॉक्स है? 50। टोटल 50 स्टॉक्स इस इंडेक्स के अंदर आ जाता है जिससे हम लोग परफॉर्मेंस मेजर करता है और मार्केट का ट्रेंड पता करता है। की पॉइंट्स: BSE is older, NSE is electronic. Both provide regulated, transparent trading in India. Next, some key terms in capital market. तो नेक्स्ट हम लोग देखेगा कुछ की टर्म्स जो कि कैपिटल मार्केट के अंदर यूज होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है IPO, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये क्या होता है? फर्स्ट टाइम इशू ऑफ शेयर्स बाय ए कंपनी टू द पब्लिक, हेल्प्स कंपनीज रेज लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर ग्रोथ। नेक्स्ट FPO, follow on public offering, additional issue of shares by a company after IPO, raises more capital for expansion or debt repayment. Next, dematerialization or demat account, conversion of physical shares into electronic form, ensures safe, easy transfer and reduces risk of loss or theft. Next, market capitalization, total market value of a company's outstanding shares, indicates company size, performance and investor confidence. Next, bid price and ask price. Bid price, price buyer is willing to pay. Ask price seller is willing to accept. Next, blue chip stocks, shares of financially stable and well established companies, considered low risk and reliable for long term investment. Next, bull market and bear market. Bull market, rising prices, optimism in the market. तो ये बुल मार्केट क्या है? तो बुल मार्केट हम लोग उसको बोलता है जब सिक्योरिटीज का, स्टॉक्स का, शेयर्स का प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहा हो, मतलब प्राइसेस लगातार बढ़ रहा हो, तो उसको बोलता है हम लोग बुल मार्केट। और बियर मार्केट क्या है? फॉलिंग प्राइसेस, पेसिमिज्म इन द मार्केट। तो बियर मार्केट मतलब जब सिक्योरिटीज का, शेयर्स, स्टॉक्स, इनका प्राइसेस लगातार गिरता जा रहा हो, तो उसको बोलता है हम लोग बियर मार्केट। तो ये था अपना यूनिट 3 कैपिटल मार्केट। और ध्यान रहे यहां पे हम लोग जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया है वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहां से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में किल कर देना है। तो चलो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।